नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र अरविंद कुशवाहा जी, जिनका एक ही ऑनलाइन सेंटर उन्नाव बालाजी में स्थित है। तो एमपी शिक्षक वर्ग 2 के फॉर्म भरने को लेकर जो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के, आप लोगों ने कमेंट करके बताया है। आपके एक एक डाउट्स का हम जवाब देंगे, भैया से पूछेंगे, इस पूरी जानकारी लेंगे बिल्कुल A to Z। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। हम सबसे पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर भैया से बात करेंगे। जैसे एक्वा डिस्कवरी जी एक यूजर है, इनका कहना है कि सर जिनका ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से है उन्हें एमपीटेड वर्ग 2 में कौन सा विषय लेना होगा, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? आगे आएंगे इस पर। कृष्णकांत जी कहते हैं कि सर हमने बीकॉम में हिस्ट्री जियोग्राफी डिग्री में नहीं है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सुधीर जी कहते हैं यदि किसी का ग्रेजुएशन कॉमर्स से है, उसने पीजी इतिहास में किया, तो क्या वह किस विषय में आवेदन करेगा? ठीक है, आपके सभी सवालों के हम जवाब देंगे। अनीता वर्मा जी कहती हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं, लास्ट ईयर वाले कर सकती हैं। और सर मैंने बीकॉम किया है, मैं सोशल साइंस का फॉर्म भर सकती हूँ? इस पर अपन चर्चा करेंगे। बीसीए प्लस बीएड किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये गौरव जी कहते हैं। रविंद्र देसवाल जी कहते हैं फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या एमपीटेड? प्लीज रिप्लाई। फाइनल ईयर वाले बिल्कुल भर सकते हैं। अब हम भैया से पूछते हैं, भैया शुरुआत से ही बता दीजिए कि क्या इसकी प्रोसेस है। शिक्षक वर्ग 2 की फॉर्म भरने के लिए हम आपके पास आते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है शुरुआत से फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन करने से लेकर? द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को एवं फॉर्म भरने वालों को सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जी बताइए सर। रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस होती है? अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना, हमने पहले कभी कोई फॉर्म भरा ही नहीं है, मान लो रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी क्या प्रोसेस होती है? जी, अगर किसी आवेदक को मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन करना है जी, तो आवेदन करने की प्रक्रिया के तहत उन्हें पीईबी का प्रोफाइल पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। अच्छा। पीईबी की प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आवेदक के पास सर्वप्रथम आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। और पीईबी प्रोफाइल पंजीकरण आवेदक चाहे तो स्वयं के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकता है। अच्छा। अगर उसको पूरी प्रोसेस की जानकारी हो तो। यदि नहीं कर सकता है तो किसी साइबर कैफे ठीक पर जाकर अपना आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र ठीक। और इसमें सबसे मुख्य बात क्या होती है, रजिस्ट्रेशन के समय उसे पीईबी की गाइडलाइंस के अनुसार न्यू फोटो जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, हाँ, जिसपे उसका नाम खिंचवाने माने फोटो खिंचवाने की तारीख और नाम का स्पष्ट उल्लेख हो, फोटो का बैकग्राउंड सफेद हो और जो है फोटो का जो साइज है वो 4x5 सेंटीमीटर में हो। 4x5, क्योंकि ये जो पीईबी की प्रोफाइल है इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें फोटो न्यू ही होना चाहिए जी। क्योंकि होता क्या है कि अगर फोटो आवेदक पुरानी लगा देता है तो पीईबी अपने निर्देश अनुसार फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के समय ये सभी डॉक्यूमेंट यदि हैं आवेदक के पास तो उसका आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आधार कार्ड का मोबाइल पर ओटीपी आता है, पीवी के ओटीपी आते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसी में एक प्रोफाइल पंजीकरण में एक फॉर्मेट होता है जिसपे उसे अपने निर्धारित स्थान पर अपनी हैंड राइटिंग लिखना पड़ता है, घोषणा पत्र ऊपर दिए गए बॉक्स में वहां साइन करना पड़ता है, फोटो पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्कैन करके जो साइबर कैफे वाला होता है वो स्कैन करके प्रोफाइल कंप्लीट कर देता है। जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करता है एवं कैटेगरी का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। रखें जाति डिजिटल ही होना चाहिए क्योंकि अब डिजिटल मांगने लगे, वो ऑफलाइन वाला नहीं चलता है। तो आवेदक को प्रोफाइल बनवाने के लिए ज्यादा जो है नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। कागज उसके पास पूरे हैं तो वो साइबर कैफे पर जाकर स्वयं से नहीं कर सकता है तो साइबर कैफे के माध्यम से अपनी प्रोफाइल जनरेट करवा सकता है। रोजगार पंजीयन को लेकर क्या है? माध्यमिक शिक्षक में रोजगार पंजीयन को लेकर यह है ही कि उसमें रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है क्योंकि माध्यमिक शिक्षक जो है पात्रता परीक्षा के रूप में आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। इसलिए आवेदक अपने पास रोजगार कार्यालय को बनवा के जरूर रखें क्योंकि जो चयन परीक्षा होगी माध्यमिक शिक्षक के बाद, जो पात्रता परीक्षा होने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद जब गवर्नमेंट चयन परीक्षा करवाएगी, सिलेक्शन परीक्षा करवाएगी तो उसमें रोजगार कार्यालय का पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा। तो देखिए अभी अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन करवा कर रख लें, वो भविष्य में
लगेगा आपका। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जब आवेदक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से अपने जो वर्ग 2 का फॉर्म है उसे ओपन करता है। ठीक। ओपन करता है तो उसे सबसे पहले उस फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन में जो विवरण दिया गया है वो पूरा विवरण खुल के आ जाता है फॉर्म में, और जब विवरण के नीचे लिखा होता है कि नेक्स्ट आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब खुल के आ जाती है। तो फॉर्म की रिक्वायरमेंट में पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑप्शन आता है संवर्ग का। संवर्ग में क्या होता है कि जो लोग पहले भूतपूर्व सैनिक सेना में नौकरी कर रहे हों, ठीक है, तो उनके लिए ये संवर्ग भरना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई सेना में नौकरी करता है और वो माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन करता है तो उसे ये भूतपूर्व सैनिक का विवरण देना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद कोई विकलांग आवेदक है तो वो दिव्यांग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना विकलांग का विवरण भर सकता है, दे सकता है। और अगर ऐसे आवेदक नहीं है तो वो बिना वर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना आवेदन आगे बढ़ाए। उसके बाद क्या होता है, अगला ऑप्शन आता है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान होता है, जो अपर एज लिमिट जो उन्हें प्राप्त होती है 5 साल की या उससे और अधिक, तो उनके लिए जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं कि कोई आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो वो अपना ऑप्शन यस करेगा तो उसे जो उसने सेना में जो नौकरी का जो समय व्यतीत किया है उसे उसमें उन्हें अपने समय का विवरण माह में अंकित करना होता है। जितने वर्ष नौकरी किया है उसका माह निकाल के उसमें भरना होता है। उसके बाद कोई आवेदक जो मध्य प्रदेश शासन में किसी भी पद पर शासकीय जॉब कर रहा हो या अन्य पद हो, जैसे उसके निगम मंडल स्वशासी संस्था में कर्मचारी हो, ठीक है, नगर सैनिक हो, तो ये उस आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए इन्हें अपने ऑप्शन पे यस करना पड़ता है। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है और वो अपनी ऑप्शन को यस करता है तो उसे अपनी संबंधित डिपार्टमेंट या संबंधित विभाग को सूचित करना होता है। अच्छा। ठीक है। और कोई महिला होती हैं, विधवा, तलाकशुदा होती हैं, तो उनके लिए भी यह ऑप्शन आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छा जानकारी उल्लेखित करना होता है। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है विक्रम पुरस्कार से सम्मानित होता है तो वो भी छूट का लाभ लेने के लिए पात्र होता है। और फॉर्म को और आगे बढ़ाए तो उसमें जो है अब अपन पहुंच जाते हैं नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा की संरचना के बारे में। ठीक है। सिलेबस अब सिलेबस के अनुसार क्या होता है कि सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। परीक्षा की संरचना जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 2018 से पूरी तरह से सिलेबस बदला जा चुका है, तो नया सिलेबस है और जानकारी जरूरी है आपको होना। जी, तो उसमें क्या होता है कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का भाग जो पहला होता है उसे भाग आ कहते हैं। भाग आ में कुछ चीजों को जो है अलग कर दिया गया है, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, ठीक, तो उसको जो आवेदक वर्ग 2 का फॉर्म भर रहा है उनको ई ऑप्शन पे यस करना कंपलसरी हो गया है। उसके साथ में जो भाषा है, तो भाषा फर्स्ट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी और संस्कृत। इन दोनों में से आवेदक अपना एक सिलेक्ट कर सकता है। यदि किसी की संस्कृत जो है भाषा अच्छी है, उसे लगता है कि संस्कृत में अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो हिंदी की जगह वो संस्कृत का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। अन्यथा ज्यादातर आवेदक जो है हिंदी का ऑप्शन ही चयन करते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी को जो है इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। अंग्रेजी के सामने वाला जो ऑप्शन है उसको यस करना ही पड़ेगा आवेदक को। इसके बाद बात करते हैं आवेदन फॉर्म के खंडवा। खंडवा जुड़ा हुआ है पूरा माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक से। अच्छा। हाँ, कि आवेदक जो है किस विषय से आवेदन कर रहा है। ठीक, तो माध्यमिक शिक्षक में जो है विषय जैसे हिंदी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, ठीक है, और जो है भाषा में उर्दू ही आ जाता है। तो इन विषयों के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब इनके लिए जो योग्यता है वो वैसे तो ग्रेजुएशन के विषय पर निर्भर करती है कि जो आवेदक है उसने ग्रेजुएशन में उसके कौन कौन से विषय हैं। आपको ग्रेजुएशन के विषय दिख रहे होंगे, तो एक बार हम विषयों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, दिख रहा है ना विषय आपको? गणित,
के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो देखिए, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। बीएड तो जरूरी है ही, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके या तो मैथ हो या फिजिक्स हो या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, वो अलग बात है। इंजीनियरिंग आपने किस ब्रांच से की है वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। बीसीए वालों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो देखिए बीसीए को लेकर हमेशा से ही डाउट रहे हैं। 8-10 साल पहले तो बीसीए को ग्रेजुएशन भी नहीं माना जाता था भाई, अब फिलहाल ग्रेजुएशन तो मानने लगे हैं। तो बीसीए वालों के लिए जब मैंने पता किया जानकारी की तो स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली कि या तो आप मैथ से या फिर आप इंग्लिश से आवेदन कर सकते हैं। खैर आगे बढ़े तो देखिए विज्ञान के, तो अगर आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप जो है आवेदन कर पाएंगे शिक्षक वर्ग 2 के लिए। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ध्यान दें कि आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सोशोलॉजी हो या फिर आपने कॉमर्स ले रखी हो तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे किसी के ग्रेजुएशन में हिंदी भी है या इंग्लिश भी है, मतलब सिंपल बीए की है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैं अपने उदाहरण देकर बता रहा हूं, तो आप 2 विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर क्या ऐसा संभव है कि 2 विषयों के लिए आवेदन कर पाए? जी बिल्कुल संभव है, 2 विषय से आवेदक आवेदन कर सकता है। अगर उसने जो है बीएससी किया हुआ है और बीएससी के साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट या रेगुलर जो है बीए किया हुआ है, तो बीए के जो सब्जेक्ट हैं उसके अलग रहेंगे, बीएससी के सब्जेक्ट अलग रहेंगे। तो आवेदक 2 विषय, 1 विषय, 2 विषय और हो सकता है किसी के पास 3 विषय भी हो, तो तीनों विषय से भी आवेदक आवेदन कर सकता है। बस उसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी प्रत्येक विषय के हिसाब से उनका जो फीस का डिफरेंट है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी? अलग अलग फीस देनी पेपर पड़ेगी। अलग अलग होगा? पेपर अलग अलग होगा, पेपर निश्चित रूप से अलग अलग होता है। अच्छा, और ये हमें जानकारी उपलब्ध करानी होगी, उसमें कंप्यूटर में दर्ज करानी होगी फॉर्म भरते समय? हाँ, फॉर्म भरते समय जो विषय शिक्षक है कि हम किस विषय से आवेदन कर रहे हैं, उसके सामने उसका विषय कोड लिखा होता है। विषय कोड में जो है एक चेकबॉक्स बना होता है, तो चेकबॉक्स पे हमें चेकबॉक्स टिक करना होता है। तो अच्छा, जैसे कोई 2 विषयों से आवेदन करता है तो क्या अपनी उसको मार्कशीट दिखानी होगी या अपलोड करनी होगी, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? जी, जैसे जो आवेदक है वो एक विषय से अधिक विषयों के लिए आवेदन करता है। अच्छा, तो उसे क्या है कि जो प्रत्येक विषय की अंक सूची दिखाने से तो काम नहीं चलने वाला है, जो फॉर्म की प्रोसेस है उसमें उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। अब चूंकि किसी के पास एक जो विषय है उसकी तो अंक सूची रहेगी, जैसे बीए वाला है कोई, तो बीए वालों के पास तो वही अंक सूची, जैसे उसने 2 विषय जो है अपने भरे हैं शिक्षक वर्ग 2 के फॉर्म में, तो एक ही अंक सूची दोनों जगह ही अपलोड करना होगा। लेकिन जो आवेदक हैं, जैसे कोई बीएससी किए हुए हैं और पुनः बीए भी कर लिया है, तो ऐसे जो आवेदक हैं वो अलग अलग विषय से अपना आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें उस जो प्रत्येक विषय है कि बीएससी वाला विषय है या बीए वाला विषय है, उसके हिसाब से अपनी अंक सूची स्कैन करना होगा। बस शर्त यह है कि अगर किसी आवेदक जो फाइनल ईयर में अध्ययन कर रहा है, वो फाइनल ईयर से मतलब ये है कि उसके ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए, परंतु जो अध्ययन जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी डीएड बीएड, जो उसके पास जो डीएड बीएड है शैक्षणिक योग्यता, वो फाइनल ईयर में अध्ययनरत होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं है, मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था अभी सुबह, तो उन्होंने बताया था कि जो 2018 का पेपर हुआ था वो उन्होंने पास तो किया है जी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, क्योंकि नियम आया था कि जो भी पास हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको भी याद होगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड उन्होंने नहीं किए हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए, दोबारा से देना चाहिए परीक्षा या फिर वही काम हो जाएगा? जी देखिए, जो परीक्षा में जो उनके डॉक्यूमेंट अपलोड होना चूक गए हैं, तो एक गवर्नमेंट जो है जो सिलेक्शन जो किया जा रहा था उस जो है फॉर्म को लेकर के, तो अगर दोबारा से ओपन करती है, दोबारा से जो है अगली मेरिट सूची जारी करती है और उसमें दोबारा से डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के अपलोड करवाती है, तो वे दोबारा से अपलोड कर सकते हैं।
और अन्यथा इस प्रक्रिया से वो वंचित हो जाएंगे। तो उनको तो उन्हें दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जो है पेपर देना पड़ेगा। और ये क्वालिफिकेशन, ये जो है 2018 का या 20 का जो पेपर पास किए हुए हैं, ठीक, और उनका ये स्टेप जो है अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उससे छूट गया है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा का पेपर दोबारा देने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से क्वालिफाई है। वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उन्हें दोबारा देना है पेपर या नहीं देना है। बस शर्त अगली बार यदि जो है चयन परीक्षा हुई तो उन्हें सीधा चयन परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। चयन परीक्षा के जो है अंकों के आधार पर फिर सिलेक्शन उनका हो जाएगा। जी ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखें कि हिंदी जो होगी आपकी वो 3 साल तक रही हो। ऐसा ना हो कि फाउंडेशन के तौर पर एक आध सेमेस्टर के लिए या एक आध साल के लिए आई हो। आपकी अनिवार्य रही हो 3 साल तक मुख्य विषय के रूप में रही जो हो। फाउंडेशन में जो दी हुई जो विषय होता है जी, उससे मुख्य विषय के रूप में मान नहीं किया जाएगा। हाँ। मुख्य विषय ग्रेजुएशन में जो है आवेदक है उसने 3 साल अध्ययन किया हो। ठीक है। तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इन चारों के लिए ही समान वो है योग्यता कि आपका जो भी विषय है वो चारों मतलब आप करिए 3 साल तक ग्रेजुएशन में आपका रहा हो, आपने 3 साल तक उसका अध्ययन किया हो। जो माध्यमिक शिक्षक यानी विषय शिक्षक की बात की जा रही है तो उसमें जो आवेदक है, जैसे हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बीए वालों के लिए। अच्छा। बीए वालों के लिए कंफ्यूजन क्यों होती है कि जो आवेदक है उन्होंने जो मुख्य विषय है उसमें अपनी एक भाषा ले रखी है, या जैसे मान लीजिए संस्कृत साहित्य है या हिंदी साहित्य है या अंग्रेजी। तो और दूसरे जो विषय होते हैं, जो 2 विषय बीए में होते हैं वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए इतिहास है या राजनीति है या इतिहास है या सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसे आवेदक चाहे तो वर्ग 2 का जो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं वो 2 विषय से अपना भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि एक तो उनका जो है लैंग्वेज है मुख्य विषय के रूप में, तो जो भी लैंग्वेज है उसका वो एग्जाम दे सकते हैं। और एक जो दूसरा सब्जेक्ट उनका रहेगा वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो उनके जो है ग्रेजुएशन है उसमें 2 विषय हैं। तो ये उनके लिए जो कन्फ्यूजन है, मैं अपने दोस्तों को बता दूं 2018 में मैंने भी यही किया था, क्योंकि मेरा बताया हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी था, तो मैंने हिंदी से भी दिया था और सामाजिक विज्ञान से भी दिया था। दोनों में ठीक ठाक नंबर थे अपने हिसाब से। वो बात अलग है कि दोनों में ही नौकरी नहीं लगी। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया हमको समय देने के लिए। जी, थैंक यू।